विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो कल समझाया था उससे आगे आज समझें उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान, यानी भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो ऊपरी बनावट है वो चल रही है। तो इसमें जो है ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हो गई। अब उत्तर का मैदान पढ़ना है। उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इन नदियों की सहायक नदियों से बना है। ये मैदान जो है नदियों के द्वारा बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है और ये जो नदियों के द्वारा जो बह करके मिट्टी आती है और इकट्ठी होती जाती है, ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन यानी द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ। यानी ये मिट्टी जो है हिमालय के बेसिन में इकट्ठा थी, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। और ये नदियों के द्वारा वो वहाँ से मिट्टी बह करके आई और समतल मैदान में जब पानी की रफ्तार स्लो हो गई तो मिट्टी नीचे बैठ गई। इस तरह से ये मैदान बनते चले गए। इस मैदान का विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। सघन का मतलब है कि यहाँ जनसंख्या घनी बसी हुई है। समृद्ध मृदा आवरण यानी यहाँ की जो मृदा है वो बहुत समृद्ध है, उपजाऊ है। पर्याप्त पानी की उपलब्धता, पानी भी यहाँ पर्याप्त है। एवं अनुकूल जलवायु भी मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल है। इस कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है, यानी सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में पैदावार यहाँ पर होती है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी हैं, यानी ऊपर से आती हैं और ढेर सारे अवसाद अपने साथ बहा करके लाती हैं और मैदानों में उसको वो छोड़ देती हैं। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। और ये नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। यानी जब ये मिट्टी ज़्यादा इकट्ठी होती जाती है तो बीच का हिस्सा ऊंचा हो जाता है और ये नदियाँ इधर उधर कई धाराओं में बढ़ जाती हैं और इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। मतलब इसी तरह से दो नदियाँ, एक नदी जब दो भाग में बढ़ गई तो बीच का हिस्सा जो ऊपर को हो गया, उठ गया, मिट्टी वहाँ इकट्ठी हो करके, तो वही भाग दोआब। और इसी तरह से ये मैदान बनते चले गए जो दोआब के मैदान कहलाते हैं। दो नदियों के बीच का भाग। दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पाँच और आब का अर्थ है पानी। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलमय, चेनाबे, राविये यानी झेलम, चेनाब और रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। हिमालय के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है और दोआब का मतलब ये है दो नदियों के बीच का भाग। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तिस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है, यानी जो आकृतियां हैं उनमें भी विविधता है।
आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को भी 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती हैं और इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। और सभी सरिताएं यानी सभी नदियां इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं और इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं यानी फिर से निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं जिसे तराई कहा जाता है। और यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। ये नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है और ये शैल काफ़ी कठोर होते हैं। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज के आकार की कई भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों तथा श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ गोरा खासी तथा जैतियाँ हैं। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित हैं। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, बोहर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से
1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है और इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाई मुंडी, ये 2695 मीटर ऊंचा है, तथा डोडा बेटा, ये 2633 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, ये 1500 मीटर ऊंचा है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उडग मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में देख सकते हैं आप। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह पाई जाने वाली काली मृदा है। यहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व की दिशा में फैली हैं। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।